Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आइए चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं. और ये आज का पार्ट 5 रहने वाला है. इससे पहले हमने 4 पार्ट आपसे डिस्कस किया है. आपने अगर उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज आल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संशोधन भारत में मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है, यानी जो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट था जो कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. तो ऑप्शन ए कहा गया कि 7th अमेंडमेंट्स, ऑप्शन बी 42 अमेंडमेंट्स, ऑप्शन सी 44th अमेंडमेंट्स, ऑप्शन डी 74 अमेंडमेंट. तो फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है. 42वां जो अमेंडमेंट था हमारे संविधान में उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. तो फ्रेंड्स, इसमें अगर जो बात करें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है इसके बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे. और ये जो सेकंड अमेंडमेंट था, 42 अमेंडमेंट जो था, 42वां अमेंडमेंट, ये 1976 में लाया गया था और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है. और ये जो जब नेशनल इमरजेंसी लागू हुई थी तब उस दौरान इसको लाया गया था. और प्रियम्बल में जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा प्रियम्बल है उसमें काफ़ी बड़े बदलाव किए गए थे. उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, उसमें जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी को, ये जो तीनों वर्ड हैं इस प्रियम्बल में ऐड किए गए थे. और इसे जब ये अमेंडमेंट लाया गया था तो उसमें पार्ट 4A में ऐड कर दिया गया था. पार्ट 4A में ऐड किया गया था आर्टिकल 51A को, कंटेनिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो सिटीजन की होती है उसको ऐड किया गया था, जो कि 51वां ए था. आई होप फ्रेंड, ये 42 अमेंडमेंट्स में क्या क्या बातें हैं हमने आपसे इससे चर्चा की कि ये कब लाया गया था, किस टाइम लाया गया था, इसमें कौन कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे, ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस की जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसमें अगर एक बात और देखें तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, ऑल DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो थी, वर गिविंग प्राइमेसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 14, 19 एंड 31. आइए फ्रेंड्स, देखते हैं अगले क्वेश्चन को. द सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट AICT एंड मार्क विच आर करेक्ट. पूछा गया है कि जो AICT के बारे में कौन सा इसमें करेक्ट है जो स्टेटमेंट दिए गए हैं. स्टेटमेंट 1 कहता है कि AICT इज एन ऑटोनोमस बॉडी. तो फ्रेंड, ये यहाँ पे ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाता है. ऑप्शन अगर स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो AICT जो होता है वर्क्स अंडर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. क्या ये UGC के अंडर में काम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं काम करता. ये एक अपेक्स बॉडी होती है जो डेवलपमेंट के लिए काम करती है टेक्निकल एजुकेशन पे इंडिया में. यह भी हमारा गलत हो जाता है. अगर स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICT वॉज सेटअप इन नवंबर 1945. ये जो AICT जो था इसको सेटअप किया गया था नवंबर 1945 में. तो फ्रेंड, ये जो इसका करेक्ट बन जाता है. अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, द मेन पर्पस ऑफ AICT इज टू प्रमोट करना डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इंडिया में जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए, उसके विकास के लिए इसको प्रमोट करना, ये इसका मेन पर्पस होता है. तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 और 4 हमारा करेक्ट बन जाता है. तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्योंकि इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 जो होता है इससे रिलेट नहीं करता है AICT से, इस वजह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अगर इसमें बात करें थोड़ा डिटेल में, इसको कहा गया कि ये 1945 में सेटअप किया गया था और ये नेशनल लेवल की अपेक्स बॉडी होती, एडवाइजरी बॉडी होती है जो कंडक्ट करती है सर्वे को ऑन फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड प्रमोट करना डेवलपमेंट इन द कंट्री इन कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेटेड मैनर. यानी
मतलब साथ साथ लेके चलना और एक इंटीग्रेटेड मैनर में सारी चीज़ें करना, ये इसकी जिम्मेदारी होती है। और इंश्योर करना द सेम ऐसे ही और स्टिपुलेटेड इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। आई होप फ्रेंड ये जो AICTE होता है ये क्या है, इसके बारे में हमने आपसे जो डिस्कस किया, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जो नई शिक्षा पॉलिसी है जो अभी हाल ही में लाई गई थी, वो 2035 तक एक मतलब एक अचीव करने का एक टारगेट रखा गया है, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट में वो कितने परसेंट है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में 50% दिया गया है, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 100%। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 2035 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट को अचीव करने के लिए रखा गया है वो 50% रखा गया है, जो नई शिक्षा पॉलिसी लाई गई थी। इसके बारे में अगर थोड़ा देखें तो कह रहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है, कैसे इम्प्रूव किया जाए ग्रॉस इनरोलमेंट रेट को जो हायर एजुकेशन में होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इसको एक टारगेट बनाया कि 50% जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेट होता है 2035 तक, उसको अचीव करना, ये इन्होंने एक टारगेट बनाया है। और ये डिसाइड किया है कि 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़ न्यू सीट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया बाई 2035 तक हायर एजुकेशन में 3.5 करोड़ सीट की ये एक टारगेट लेके चल रहे हैं। यानी इसका जो मेन पर्पस है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इनरोलमेंट किया जाए। आइए देखते हैं फ्रेंड अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा, कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा उच्च सदन में राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया 10 को, ऑप्शन बी 12 को, ऑप्शन सी 14 को, ऑप्शन डी 15 को। फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट किया जा सकता है। अगर राज्यसभा के बारे में फ्रेंड थोड़ा सा अगर इसमें हम आपसे बात करें तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम जो सीट होती है वो 250 की होती है। मैक्सिमम जो सीट होती है वो 250 की होती है। और इसमें जो होता है 230 जो होते हैं, 230 रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को और यूनियन टेरिटरी को। यानी जो इंडिया में स्टेट, जितने भी स्टेट हैं और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उसमें 230 होते हैं, 230 रिप्रेजेंट होते हैं राज्यसभा में। और 12 मेंबर ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। 12 जो मेंबर होते हैं राज्यसभा में। लेकिन अगर इसके करंट स्ट्रेंथ की बात करें, यानी करंट में जो इस वक्त मौजूद हैं राज्यसभा में, वो कितने 245 हैं, जिसमें से 229 ऐसे मेंबर हैं, 229 ऐसे मेंबर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट सीट को। यानी स्टेट के जितने हैं वो 229 मेंबर इस वक्त हैं। और 4 मेंबर ऐसे हैं जो यूनियन टेरिटरी से बिलोंग कर रहे हैं। और 12 मेंबर जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वो 12 मेंबर इस वक्त हैं। जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारी जो सीट इस वक्त निकल के आ रही है करंट राज्यसभा की, वो 245 निकल के आ रही है। इसमें एक बात ये कही गई कि जो 4th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4था शेड्यूल है वो डील करता है कि अलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, यानी राज्यसभा की सीट का कैसे बंटवारा करना है, उसके बारे में 4थे शेड्यूल के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4थे शेड्यूल में ये सारी बातें लिखी गई हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को फ्रेंड्स। और एक बात और फ्रेंड्स अगर बताएं तो राज्यसभा जो होती है ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। डिसॉल्व का मतलब होता है राज्यसभा को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है किसी भी समय, चाहे वो इमरजेंसी का हो या फिर और भी कोई मतलब
दिक्कत हो, लेकिन राज्यसभा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इंडिया का जो उपराष्ट्रपति होता है वही होता है। आई होप फ्रेंड हमने राज्यसभा के बारे में इतनी सारी बातें आपसे की, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर रहे होंगे और आपको इस काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्पफुल मिलने वाली एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया कि मैच ऑफ द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात, एक लिस्ट दी गई है फंडामेंटल राइट्स की और दूसरी लिस्ट दी गई है उससे रिलेट जो आर्टिकल होते हैं उसके बारे में कहा गया है। कहा गया कि मैच करना है कि कौन सा जो फंडामेंटल राइट्स हैं किस आर्टिकल से रिलेट करते हैं। राइट टू इक्वालिटी की बात करें फ्रेंड्स, राइट टू इक्वालिटी जो होता है वो किससे मैच करेगा? आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। और अगर बी की बात करें तो राइट टू फ्रीडम जो होता है वो आर्टिकल 19 में, यानी ए का पहला मैच करता है और बी का चौथा मैच कर रहा है। और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करें तो सी का जो होता है तीसरा मैच कर रहा है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि ये दूसरे से मैच कर रहा है। तो हमारा जो इस जैसे हमने इसमें मार्क किया है उससे हमारा ऑप्शन ए जो होता है वो करेक्ट बन जाता है, क्योंकि ए को या राइट टू इक्वालिटी जो होता है वो आर्टिकल 14 से और राइट टू फ्रीडम जो होता है आर्टिकल 19 से, जो कि चौथे में बी का चौथा है और सी का तीसरा जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की जा रही और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती है वो दो से बिलोंग करता है। ये सारे जितनी भी ये सारी चीज़ें ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि और उससे रिलेट आर्टिकल दिए गए हैं, हमें मैच करने के लिए कहा गया है। अगर इसको थोड़ा डिटेल में फ्रेंड्स देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्बॉडीड अ नंबर, यानी छः जो फंडामेंटल राइट्स हैं इस वक्त जो कि पार्ट 3 में मौजूद हैं, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई पार्ट में बटा हुआ है। उसमें जो फंडामेंटल राइट जो होता है वो पार्ट 3 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसमें कहा गया कि ये जो मतलब अगर फंडामेंटल राइट्स का अगर जो हनन हो रहा है, अगर इसका वायलेट किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट कोर्ट का दरवाज़ा यहाँ से आप खटखटा सकते हैं कि अगर आप मतलब आपके राइट का अगर हनन किया जा रहा है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। अगर ये जो था फंडामेंटल राइट्स जो था वो जो जब ये शुरू में बनाया गया था तब ये 7 था, लेकिन बाद में एक को निकाल दिया गया। वो कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 में आता था, अब इसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। इस वजह से हमारा जो इस वक्त फंडामेंटल राइट्स हैं वो 6 हैं। वो कौन कौन से हैं इसके बारे में अगर बात करें, राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 में आता है। राइट टू इक्वालिटी जो होता है वो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। और राइट टू फ्रीडम जो आता है वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में आता है। और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो आर्टिकल 23 से लेके 24 के बीच में आता है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन का कैसे फ्रीडम की बात की जा रही है, वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करें तो आर्टिकल 29 से 30 के बीच में आता है। राइट टू प्रॉपर्टी को अब ये फंडामेंटल राइट में नहीं रखा गया है, इसको अब आर्टिकल 300A में इसको रखा गया है। इस वजह से हमारा जो इस वक्त फंडामेंटल राइट है वो सिर्फ 6 हैं। और जो आखिरी हमारा फंडामेंटल राइट्स बनता है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि आर्टिकल 31 में आता है। आई होप फ्रेंड्स ये फंडामेंटल राइट्स क्या है उससे रिलेट आर्टिकल कौन कौन से, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें ताकि आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहिए,
अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।